नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से लगभग एक हफ्ता पहले भारत ने अपनी शिपिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़े माइलस्टोन को अचीव किया था, बिकॉज हमने पहली बार एक मेड इन इंडिया शिपिंग कंटेनर को अनवेल किया था, जिसका बल्कि नतीजा ये भी हुआ था कि दुनिया की जानी मानी शिपिंग कंपनी मर्स्क के द्वारा उसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद 1000 के आसपास कंटेनर्स का जो ऑर्डर था वो इंडिया को प्लेस भी कर दिया गया था। इस पूरी चीज़ को लेकर मैंने वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख भी सकते हैं। लेकिन कहानी वहाँ पे समाप्त नहीं हुई, बिकॉज आज की डेट में दोस्तों वही वाली कंपनी मर्स्क, जो कि बाय द वे दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी भी मानी जाती है, वो अब इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, सो दैट जो इंडिया के अंदर जो कहानी है वो केवल शिपिंग कंटेनर्स तक सीमित ना रहे, बल्कि दे वांट कि अब इंडिया के अंदर जो बड़ी बड़ी लार्ज कमर्शियल और कार्गो शिपिंग वेसल्स हैं, मतलब कि पूरे के पूरे जो जहाज हैं, उनको भी बड़े स्केल पे इंडिया के ही अंदर बनाया जाए एंड ये लोग अपनी जो डिपेंडेंस है वो चाइना जैसी कंट्रीज के ऊपर कम कर सकें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, जस्ट आज से 1-2 दिन पहले सामने आई। डैनिश शिपिंग जायंट मर्स्क चार्ट्स कोर्स फॉर द इंडियन बिल्ट वेसल्स। क्या हुआ है, क्या इनके द्वारा बातें कही गई हैं, इंडिया को ही क्यों चूज किया गया है, क्या इसके फायदे हमें यहाँ पे हो सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में आपके साथ मैं चर्चा करूँगा। लेकिन दोस्तों ये खबर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन जाती है। वो इसलिए बिकॉज अभी तक अगर आप देखें इंडिया के अंदर जो शिपिंग को लेके टोटल इकोसिस्टम बना हुआ है, ये तो बात किसी से छुपी नहीं कि शिप रिपेयरिंग में इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, दुनिया के लिए एक ग्लोबल शिप रिपेयरिंग का हब भी बन चुका है। एंड अगर मैं जहाज बनाने की बात करूं तो वॉरशिप्स बनाने में तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस भी हासिल कर ली है, लेकिन अगर मैं कार्गो शिप्स और कमर्शियल शिप्स की बात करूं, वो वाली शिप्स को इंडिया में बनाया तो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको बनाने के लिए जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, सो दैट हम लोग बड़े लेवल पे उन जहाज़ों को बना सके, वो इकोसिस्टम इंडिया में अभी भी लैक करता है। लेकिन अभी दो चीज़ें साइमल्टेनियसली हुई, एक तरफ ये वाली कंपनी ने हमें अप्रोच किया और दूसरी तरफ हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के आसपास की एलोकेशन है, जो कि इस चीज़ को बूस्ट करने के लिए दे दी गई है। एंड इसीलिए ये वाली डेवलपमेंट स्पेसिफिकली भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल डेवलपमेंट बन जाती है। क्या हुआ है सब कुछ आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, यूरोप के डेनमार्क से आने वाली दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी शिपिंग और लॉजिस्टिक्स वाली कंपनी AP मॉलर मर्स्क, इनके द्वारा कंफर्म किया गया कि ये इंडिया के मल्टीपल शिपयार्ड्स के साथ इनकी डिस्कशंस चल रही हैं, सो दैट ये इंडिया में जो कंटेनर वेसल्स हैं, मतलब कि कंटेनर्स नहीं बल्कि कंटेनर्स को जिन जहाज़ों के ऊपर रखा जाता है, उन वेसल्स को बनाने के लिए इन्होंने डिस्कशन को शुरू कर दिया है। इन्होंने डिटेल में ये भी बताया कि ऐसी वेसल्स हम लोग बनाना चाहते हैं जिनकी कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 3000 TEUs के आसपास की हो। अब ये TEU क्या होता है दोस्तों, आपका जो एक टिपिकल शिपिंग कंटेनर होता है, जो कि मान के चलिए 20 फीट की उसकी इस तरीके से विड्थ होती है, तो उस केस में उसे 1 TEU कहा जाता है। अगर उसकी विड्थ मान के चलिए 40 फीट की है तो उसे 2 TEU कहा जाता है। एंड ये जो कंपनी है 3000 TEUs की कैपेसिटी रखने वाली वेसल्स को बनाना चाहती है, मतलब कि एक ऐसा जहाज जिसके ऊपर आप कुल मिला के 3000 के आसपास ऐसे कंटेनर्स हैं जिनको कि रख सकेंगे। ये वाली रिक्वायरमेंट है जो कि ये इंडिया के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी देखिए, ये मर्स्क के ग्लोबल हेड ऑफ ओशन एसेट्स हैं जिनका नाम है MD क्रॉग। इन्होंने कहा बातचीत शुरू हो चुकी है इंडियन शिपयार्ड्स के साथ में ये भी कहा इनिशियल फोकस जो है वो 3000 TEUs वाले जहाज बनाने के लिए हो रहा है,
लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर ये पहले वाला हमारा एंडेवर सक्सेसफुल हो जाता है, अल्टीमेटली हम लोग इंडिया में आकर के लार्ज शिप्स को भी एस्टैब्लिश करना चाहेंगे एंड ये सभी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि इंडिया की जो शिपयार्ड्स हैं उनकी कितनी कैपेसिटी है और उनकी कितनी कैपेबिलिटी है। नाउ यहाँ पे दोस्तों 2 से 3 बड़े सवाल आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि मर्स्क इंडिया के साथ 3000 TEU वाली शिप्स को ही शुरू क्यों करना चाहता है। आपके सामने दोस्तों ये टेबल है, देखिए जो सबसे छोटे वाले जहाज होते हैं उनकी कैपेसिटी 500 से 2000 TEU होती है। उसके बाद जो लार्ज वेसल्स होती हैं उनकी इतनी कैपेसिटी होती है, जो पैनामैक्स टाइप वेसल्स होती हैं उनकी इतनी, जो और लार्ज मेन लाइन होती हैं उनकी इतनी, और जो अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स होती हैं उनकी इतनी कैपेसिटी होती है। द रीजन कि मर्स्क हमारे साथ 3000 TEU वाली शिप्स को बनाने का प्रपोजल लेकर आया, बिकॉज उनकी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि हम लोग इंडिया में एक बार के लिए छोटे कमर्शियल वेसल्स के माध्यम से शुरुआत करना चाहते हैं। एक बार अगर सप्लाई चेन एस्टैब्लिश हो जाती है, वर्कफोर्स एस्टैब्लिश हो जाती है, एग्जीक्यूट करने का एक्सपीरियंस हो जाता है, कल को हम लोग इंडियन शिपयार्ड्स की जो कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड करने में हेल्प करेंगे। और अगर वो हो जाता है तो कल को जो लार्ज है और जो अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स हैं उनको भी इंडिया के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आता है इंडिया को ही क्यों चूज किया गया है। देखिए इसके पीछे के वो टिपिकल आंसर्स नहीं कि इंडिया के पास जी लोअर लेबर कॉस्ट है, हम लोग डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वो तो रीजंस हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से ये इंडिया के पास फिलहाल अभी अपना प्रस्ताव लेकर आए हैं, आज की डेट में दोस्तों जो बड़े बड़े जो ये वाले शिपिंग कार्गो वेसल्स या फिर ये कंटेनर वाली जो बड़े बड़े जहाज होती हैं, इनकी जो कंस्ट्रक्शन है ये मेनली 3 ही कंट्रीज में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। एक ऑब्वियसली चाइना, दूसरा साउथ कोरिया, तीसरा जापान। और ये इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जो ये बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं, चूंकि ये केवल 3 कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, इनको जो इनके जहाज़ हैं वो डिलीवरी होने में बहुत टाइम लग जाती है। दूसरी बात, अवेलेबल कंस्ट्रक्शन स्लॉट्स बहुत कम होते हैं, प्राइसिंग का भी प्रेशर आता है, बिकॉज ये 3 कंट्रीज ऑलमोस्ट इन जहाज़ों के प्राइस को कंट्रोल करते हैं एंड ऑब्वियसली इसके चलते जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट रीज़न कि आज की डेट में जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हुई ये अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं और ये केवल और केवल इन 3 कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। बाकी जो ट्रेडिशनल फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को फेवर करते हैं कि हमारे यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, चीज़ों को बनाना आसान है, वो सब चीज़ें तो यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल ही जाती हैं। फाइनल क्वेश्चन जो ये आता है कि अगर ये वाला इकोसिस्टम इंडिया में हम लोग बिल्ड करते हैं तो क्या इस चीज़ का फ़ायदा हमें होगा। देखिए ऑब्वियसली इसको आप एग्जांपल से समझिए। अगर इतनी बड़ी कंपनी मर्स्क जो कि दुनिया की 2nd लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है, अगर ये ऑर्डर प्लेस करती है, अगर इंडियन यार्ड अपनी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करते हैं, उसके बाद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हम लोग मीट करते हैं, लोकल हमारे सप्लायर्स डेवलप हो जाते हैं, तो यस उसकी वजह से क्या होगा कि हमें इंटरनेशनल वैलिडेशन मिल जाएगी, हमें वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा जिससे कि कल को केवल मर्स्क जैसी कंपनीज नहीं बल्कि दुनिया की जो और भी कंपनीज हैं वो भी धीरे धीरे अपनी जो जहाज़ों को बनाने की जो ऑर्डर्स हैं वो इंडिया को ही देने लग जाएंगे। एंड इसीलिए ये वाला जो पहला स्टेप जो कि मर्स्क के द्वारा लिया गया है ये वाकई में इंडिया के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है, बिकॉज कल को इसी बेसिस पे यूरोप के जो दूसरे शिप ओनर्स हैं जैसे कि फ्रांस की CMA CGM हुई, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी हुई, उसके बाद हमारे आसपास के एशियन कैरियर्स हुए, इंडिया की शिपिंग कंपनीज हुई, ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं ये भी इवेंचुअली इंडिया में ही आकर के अपने जहाज़ों को बनाना शुरू कर सकती हैं। एंड दोस्तों ऐसा नहीं कि ये चीज़ में केवल मर्स्क के द्वारा ही स्टेप्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। 2-3 बड़े बड़े स्टेप्स हैं जो कि हमारी तरफ से लिए गए हैं। पहली बात तो शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है जो कि चलाई
चलाई जा चुकी है। एज ऑफ मार्च 2026 आप देखिए 288 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि इसमें दिए गए हैं, जिनकी वर्थ लगभग 20,000 करोड़ की है। उसके बाद शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम भी है जो कि चलाई जा चुकी है, जिसमें कि क्रेडिट रिस्क का सपोर्ट है, कैपिटल असिस्टेंस है और एग्जिस्टिंग शिपयार्ड्स को डेवलप और एक्सपैंड करने का भी हम लोग यहाँ पे स्टेप्स लेते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है जो कि इस बार के बजट में भी रीआइट्रेट किया गया था, जिसमें एलोकेशन 25,000 करोड़ के आसपास की है। हालांकि ये वाला फंड और भी कई चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, लेकिन इसका जो बहुत बड़ा फोकस एरिया है वो ये है कि इवेंचुअली इंडिया के अंदर भी जो बड़े बड़े जहाज़ हैं उनको डायरेक्टली बनाया जा सके। एंड इसीलिए बिकॉज हमारी गवर्नमेंट भी इतने सारे स्टेप्स ले रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग रीज़न कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी अब इंडिया के ऊपर इसी सेक्टर को लेके ट्रस्ट कर रही हैं। वैसे आपको बता दूं, मैंने ये पहले भी आपको बता चुका हूं एक और वीडियो में कि इस पर्टिकुलर स्टेप में इंडिया और भी कई सारे स्टेप्स ले रही है। अगर मैं बात करूं कंटेनर शिप्स की और उसके अंदर आने वाले कंटेनर्स की, तो उसको लेकर दोस्तों भारत कंटेनर शिपिंग लाइन वाले इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया, जिसके माध्यम से हम लोग और दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंस खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद अगर पोर्ट क्रेन्स की बात करी जाए, वहाँ पर भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए वो वाली स्कीम को भी हम लोग लेकर आने वाले हैं। इंश्योरेंस के सेक्टर में भी भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, सो दैट जो हमारी इंडियन वेसल्स हैं, अगर कोई बाहर की कंपनी उनको इंश्योरेंस देने से इनकार करती है या फिर ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती है, तो उस केस में इंडिया ने कहा कि हम लोग आपको सोवरेन गारंटी देने के लिए तैयार हैं। सो येस, ओवरऑल देयर आर मेनी वेरियस स्टेप्स जो कि इंडिया के द्वारा लिए जा रहे हैं, स्पेसिफिकली अपने शिपिंग इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए। देखते हैं और क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे